इंजीनियरिंग को यूज करके नए पदार्थों का आविष्कार कैसे करना। पर ये लाइन जो है अब ब्लर होती जा रही है। एक हमारे MIT के प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे मटेरियल साइंस के, उन्होंने जो काम करना शुरू किया है वो बायोलॉजी पे काम करना शुरू किया कि नैनो लेवल पर जो मॉलिक्यूलर सेल्स हैं उसको हम कैंसर के सेल को मटेरियल साइंस की तरफ से कैसे हम उसका निवारण कर सकते। तो इस तरह से ये सारी टेक्नॉलॉजीज अलग अलग होते हुए भी अब वो लाईन बिलकुल मर्ज होती जा रही है। थोडक्यात मानवी आयुष्य आणखीन जास्त सुसह्य करण्यासाठी या वेगवेगळ्या मटेरियल्समध्ये काय काय रूपांतरण त्यांचं करता येईल अशा तऱ्हेचे जे आविष्कार आहेत, जे संशोधन आहे, त्याच्या माध्यमातून आणखीन काय घडू शकेल हे पाहण्याचा हा आपल्याला प्रयत्न असा दिसतो। मला असं वाटतं प्रदीपजी, जसं आयफेल टॉवर विषयी आपण म्हणतो की हा आयफेल टॉवर जेव्हा निर्माण केला गेला, बांधला गेला, तेव्हा देखील ते सगळे जे मटेरियल आहे, तुम्ही रस्टिंगचा आता उल्लेख केला, तो कसा केला, किती एवढ्या उंचीचा केला, असं लोकांच्या मनात प्रश्न असणारच। यानंतर आपण जातोय प्रेम अरोरा यांच्याकडे। प्रेम अरोराजी, हे सोसायटी फॉर मटेरियल्स इंटरनॅशनल ही जी एक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे, या आंतरराष्ट्रीय संस्थेबद्दल आम्हाला सांगा आणि त्याची जी भारतीय शाखा आहे त्यांच्याबद्दलही आम्हाला काहीतरी सांगा। ASM इंटरनॅशनल जे आहे, सध्या त्यांना ASM इंटरनॅशनल म्हणतात। हे सुरुवाती झाली 1913 साली ते US मध्ये, आणि तिकडे त्यांना हीट ट्रीटिंग सोसायटी म्हणून सुरुवात केली होती। त्यांच्यानंतर जसे जसे आपले 2 वर्ल्ड वॉर गेलेत, तर त्यांच्यामध्ये आम्हाला नवीन नवीन मेटल्स अँड मटेरियल्स लागायला सुरुवात झाली, कारण आपल्याला फार तेजीने वरती जायला होतं, अटॅकिंग फार स्फूर्तीने करायचं असतं, तर म्हणून ते नवीन नवीन मटेरियल्सची डेव्हलपमेंट संशोधन व्हायला सुरुवात झाली, आणि त्यामुळे ASMने नाव आपला मेटल्स भरून मटेरियल्स करून टाकलं। आणि 1979 साली ASMनी एक इंडियामध्ये पहिला चॅप्टर चालू केला, ते होता मुंबईमध्ये, आणि म्हणून ते त्यांच्यानंतर आपण त्यांना अमेरिकन सोसायटी म्हणून बोलू शकले नाही, म्हणून ते झालं ASM इंटरनॅशनल झालं, त्यामुळे हे इंटरनॅशनल झालं। आता ASM करतोय काय, लोकांना असं वाटेल की काय आम्ही हे संस्था करते काय, तर ते त्यांचा मेन उद्देश आहे लोकांना एज्युकेशन द्यायला, म्हणजे आम्ही अंग्रेजीमध्ये सांगितलं तर डिसेमिनेट नॉलेज म्हणतात, तर तसं आम्ही त्यांचा मेन उद्देश हे आहे संस्थाचा। आणि ते जे आहे ते आम्ही पण बघतोय की आम्ही कसं हे कॉन्फरन्स करतो, आम्ही कोर्सेस करतो, जसं आम्ही जास्त जास्त लोकांमध्ये मटेरियल्स आणि टेक्नॉलॉजीमध्ये हे जे आहे हे आम्ही जिथे होतोय ते आम्ही प्रॉपगेट करायला बघतोय। मला एक सांगा की तुमच्या ह्या कॉन्फरन्समध्ये जे वेगवेगळ्या देशातले लोक असतात, प्रेमजी, तुम्ही थोडं हिंदीतून बोललात तरी चालेल, काय तुम्हाला जर सोपेपणा वाटत असेल तर ते कुठल्या कुठल्या देशातून येतात, आणि हे उद्योजक असतात का, सायंटिस्ट असतात, कोण कोण असतात? ते जे आमच्याकडे जे लोक येतात, हे जसं प्रोग्राम आहे ते सायंटिस्ट पण आहेत आणि उद्योगपती पण आहेत, आणि ते लोक येतात हंगेरीवरून येणार आहे, ते इटलीवरनं येणार आहे, फ्रान्सवरनं येणार आहे, जपानवरनं येणार आहे, आणि सिंगापूरवरनं येणार आहे, USA वरनं येणार आहेत। तर हे सर्व ठिकाणी आमचे मेंबर्स सर्व ठिकाणी आहेत, ASMचे मेंबर्स सर्व ठिकाणी आहेत, तर म्हणून ते आता वर्ल्ड वाईड झाले, आणि ASMचे मेंबरशिप जे आहे ते सध्या 40,000 मेंबर्सची आहे वर्ल्ड वाईड। आणि आम्ही आता इकडे बघतोय की कसं आम्हाला लोकांकडे ASMला घेऊन जायचंय, आणि पुढे कसं ASM इकडे लोकांना। भारतातली मेंबरशिप किती आहे? भारतातली मेंबरशिप आता सध्या 1,500 आहे, ते आता आम्हाला ते दुप्पट करायची आहे ह्या वर्षात। बरं, इंद्रप्रकाशजी, मी आता आपल्याकडे येतोय। या प्रदर्शनाच्या आयोजनामध्ये आपलं टॅफ्लॉन म्हणून जी आपली संस्था आहे त्यांच्यातर्फे मुख्यत्वे करून तिथं हे आयोजनामध्ये आपलं एग्जीबिशनच्या आयोजनामध्ये, तो मुझे बताइए कि ये एग्जीबिशन के आयोजन में ये जो यहाँ एग्जीबिशन होने जा रहा है, उस विषय में हमारे दर्शकों को बताइए कि उसमें क्या क्या देखने मिलेगा। ये जो प्रदर्शनी जो है ASM इंटरनेशनल इंडिया चैप्टर के साथ टैफकॉन कर रहा है जी, और हर 2 साल बाद होती है, चाहे ये बाद में शुरू हुई पिछले 20-25 साल में जी, पर ये पूरे दुनिया की जो है इस सब्जेक्ट पे
सबसे बड़ी एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस है। वाह, ये बहुत इंडिया चैप्टर की रेगुलर एक्टिविटी जो है पिछले 20-25 साल से ये हो पाया है। इसमें मल्टी सेक्टोरल मटेरियल्स हैं और इसीलिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिफेंस, डीआरडीओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, पावर, माइंस, CSIR ये सारे सपोर्ट करते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं। अरे वाह, टोटल जो है 300 से ज्यादा स्टॉल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 20 से ज्यादा देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वाह, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जैसे JSW, रिलायंस, SR ग्रुप, महिंद्रा, कल्याणी ग्रुप, दिस आदित्य बिरला ग्रुप, सुजलॉन, इलेक्ट्रोथर्म, इंडक्टोथर्म्स, सीको वाविक, ये सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन्हीं के साथ स्मॉल और मीडियम जो है ना 150 से ज्यादा स्टॉल हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से जो PSUs जो हैं, खासतौर पर डिफेंस का पार्टिसिपेशन बहुत बड़े पैमाने पे है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक्स, BML, मिधानी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और रेलवे की तरफ से भी जो है उनकी लेबोरेटरीज, RDSO पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 20 से ज्यादा लेबोरेटरीज DRDO और CSIR की पार्टिसिपेट कर रही हैं। और बाकी भी जो हैं सरकारी जो PSUs हैं, वाइजैक स्टील, अन्नाल्को, NMDC, नवेली लिग्नाइट, ये भी सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये इनका 3 दिन का मतलब ये होता है कि इस देश से जो है हम लोगों को सप्लाई भी कर सकते हैं और हमें टेक्नोलॉजिकली जरूरत भी है। इसीलिए ये जो 20 देश जो हैं ये यूरोप से, अमेरिका से, एशिया से सारे पार्टिसिपेट, आदान प्रदान जो आदान प्रदान टेक्नोलॉजी, उधर से कॉन्फ्रेंस में भी होता है टेक्निकल पार्ट, और वही सारे डेलीगेट्स जो हैं वो विजिट भी करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। उसके अलावा अबाउट 10,000 के करीब जो है और विजिटर्स जो हैं पूरे देश से आते हैं और देश के बाहर से भी आते हैं। तो दिस बिकम्स ए ट्रूली अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय ASM इंटरनेशनल इंडिया चैप्टर एंड टैफकॉन। प्रदीप साहब, ये जो कॉन्फ्रेंस उसके साथ है, इट्स कंकरेंटली योर कॉन्फ्रेंस इज ऑल्सो गोइंग ऑन एग्जीबिशन के साथ साथ, तो उसमें अलग अलग विषयों पर चर्चाएं होगी। तो ये कौन कौन से चर्चा के विषय इस साल के लिए, इस प्रोग्राम के लिए आपने चुने हैं और उसमें कौन कौन बड़े लोग आने वाले हैं कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कहने के लिए? कॉन्फ्रेंस में 75 पेपर्स प्रेजेंट होने वाले हैं जी। उसको प्रेजेंट करने के लिए, जैसा मेरे मित्र प्रेम ने बताया, कि विश्व भर के लोग उसमें अपना योगदान देंगे। जापान से एक साइंटिस्ट आने वाले हैं जिन्होंने माइक्रोवेव को इस्तेमाल करके स्टील कैसे बनाना, इस पे आविष्कार किया है भारत की एक कंपनी के साथ मिलकर। ऐसे कई नए आविष्कार जो दुनिया भर में हुए हैं उनके बारे में ये साइंटिस्ट और रिसर्च और डेवलपमेंट के जो लोग आने वाले हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आके अपने नए विषय रखेंगे। और जो इंडस्ट्री के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं उनको ये ज्ञान होगा कि वो नई टेक्नोलॉजीज को कैसे इस्तेमाल करके नए पदार्थ बना सकते हैं, नए पार्ट्स बना सकते हैं। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि अब रक्षा मंत्री ने अपने देश के लिए फ्रांस से राफेल एयरक्राफ्ट का ऑर्डर हमने दिया है। 36 एयरक्राफ्ट लेंगे, $6 बिलियन की परचेस है। पर उसमें एक उन्होंने कंडीशन रखी है कि फ्रांस को $3 बिलियन का सामान भारत से खरीदना होगा। अब आप सोचिए कि अगर 20,000 करोड़ का सामान भारत को एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा। स्पेयर्स की बात कर रहे हैं या नहीं? कुछ भी प्रोडक्ट्स, ओके, ताकि भारत को भी मौका मिले कि हम अपना एक्सपोर्ट करें, सिर्फ इंपोर्ट नहीं होगा। तो ट्रेड बैलेंस जो है वो इंप्रूव होगा। क्या बात। तो ये सारी जितनी कंपनियां यहां हैं ये सब आगे देख रही हैं कि हम क्या पार्ट्स डिफेंस को बेच सकेंगे, क्या पार्ट्स हम फॉरेन बेच सकेंगे, ताकि इंडस्ट्री और रिसर्च दोनों इकट्ठा होके हम कैसे इस देश को आगे ले जा सकें। ये एडवांस हीट प्रोसेसिंग आज जो विषय का एक मुद्दा है, इस मामले में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे, क्या है? स्टील जो है वो जब बनाया जाता है उसकी प्रॉपर्टीज को ज्यादा अच्छा करने के लिए उसकी हीट ट्रीटमेंट की जाती है। तो हीट ट्रीटमेंट करने के लिए कई प्रोसेस रहते हैं। तो उन प्रोसेसेस में क्या नया आविष्कार हो रहा है, उनको करने के लिए जो फर्नेस लगती हैं उनमें क्या आविष्कार हो रहा है।
फर्नेस बनाने में जो पदार्थ लगते हैं उनमें क्या नया आविष्कार हो रहा है, ये सारे जितने प्रश्न हैं उन सब प्रश्नों को इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो आदान प्रदान साइंटिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट का होगा, उससे हमारा प्रयत्न है कि हम उससे इसको आगे लेके जाएं। इस कॉन्फ्रेंस में कोई वैज्ञानिक भी आ रहे हैं कुछ अपनी बात कहने के लिए अलग अलग देशों से, या सिर्फ ओनली बिजनेस रिलेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉन्फ्रेंस में सहभागी हो रहे हैं? नहीं, अधिकतर जो 75 पेपर्स प्रेजेंट होने वाले हैं इस कॉन्फ्रेंस में वो सब वैज्ञानिक ही हैं। वाह। वो सारे दुनिया भर के यूनिवर्सिटी से और इंडस्ट्री से, जो इंडस्ट्री के R&D सेक्शंस हैं, हमारी जो लैब्स हैं भारत की, DRDO है, CSIR है, तो जितनी भी हमारी लैब्स हैं उन सबके साइंटिस्ट इसमें अपने अपने विचार व्यक्त करने वाले। इंद्र प्रकाश जी, ये जो एग्जीबिशन है इसकी एक फ्रीक्वेंसी क्या होती है और कितने सालों में एग्जीबिशन हुआ करता है? ये अंदाजन तो 25 साल से चल रहा है जी, पर ज्यादा जो जोर जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट की जो फोकस है मेक इन इंडिया फोकस, उसको प्रमोट करते हुए कि सारी मिनिस्ट्रीज को सपोर्ट लेते हुए और इंडस्ट्रीज का सपोर्ट लेते हुए द मेन फोकस है कि इंडिया में ही चीजें बने और टेक्नोलॉजी जो है फॉरेन से आ सकती है, इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है, ताकि और इंडिया से बन के और दूसरे देशों में हम एक्सपोर्ट करें जो है। और इसमें 2 साल में एक बार होता है। पिछली बार जो है गांधीनगर गुजरात में हुआ, इस बार जो है महाराष्ट्र में हो रहा है। बट ये मैं जो कह रहा हूं ना, ग्लोबल इवेंट है। बाकी स्टेट्स हैं, तेलंगाना है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, बाकी स्टेट्स भी ना पूरा पार्टिसिपेट करके उसका फायदा उठाती हैं, क्योंकि उनको भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है। इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भारत सरकार देखती है, बाकी जो हैं अलग अलग स्टेट्स की सरकार अपने इन्वेस्टमेंट के लिए ट्राई करती हैं, वो भी इसमें आके हिस्सा लेती हैं और ना बाकी देशों के लिए कहती हैं कि हमें आप आइए और उधर इन्वेस्ट करिए। तो इसी तरह झारखंड के इज अ फोकस स्टेट, तेलंगाना इज अ पार्टनर स्टेट, महाराष्ट्र इज अ होस्ट स्टेट। वी आर होल्डिंग द इवेंट इन द महाराष्ट्र बिकॉज ये इकोनॉमिक कैपिटल है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा अवेलेबल है। ये सिडको एग्जीबिशन सेंटर जो बनाया है, ये इतना बढ़िया सा बनाया है कॉन्फ्रेंस के लिए भी और एग्जीबिशन के लिए भी, इसीलिए इसको चुना गया था। बराबर है। सेंटर से कोई मिनिस्टर्स वगैरह काफी कोई जनमान्य व्यक्ति गण यहाँ पर आने वाले, मौजूद होने वाले हैं? जैसे पहले कहा कि इनॉग्रेशन पे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, मनोज पार्कर जी। सेकेंड डे जो है एक मिनिस्ट्रियल फोरम है, जिसमें स्टील मिनिस्टर जो है वो चीफ गेस्ट रहेंगे, चौधरी बरिंदर सिंह जी, और तेलंगाना से जो है और महाराष्ट्र से स्टेट मिनिस्टर जो हैं वो भी अपने प्रेजेंटेशन करेंगे, क्योंकि वो मेजर पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं। इसी तरह से कई सेक्रेटरीज भी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ MNRI के हैं, त्रिपाठी साहब वो भी आ रहे हैं, और रेलवे से सीनियर ऑफिसर्स आ रहे हैं, टॉप लेवल ऑफिसर्स, टू रियली कन्वे व्हाट दे आर डूइंग, और क्या उनको और है ना वो प्रदान आदान क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान। प्रेम अरोरा जी, इस संस्था की तरफ से अभी भारत में कई सालों से आपका संस्था यहां पर कार्यरत है भारत में, तो ये इतने सालों में क्या क्या कर रही है संस्था? देखिए, हमारी संस्था जो है, मतलब ये सिर्फ एक्टिविटी 2 साल में एग्जीबिशन के अलावा भी काफी कुछ करते हैं। काफी कुछ करते हैं। हमारा क्या होता है कि हमारे अभी 5 चैप्टर हैं इंडिया में। तो एक है चेन्नई में, एक पूना में, एक बैंगलोर में, एक गुजरात में, अब हम खोलने जा रहे हैं हैदराबाद, और एक नॉर्थ साइड लुधियाना में। एंड ज्यादा करके जो हम करते हैं, हर महीने में हम एक विख्यात जानकार आदमी को लेके आते हैं जो अपने उसके जिसके अंदर जो साइंटिस्ट होगा या बिजनेसमैन होगा, तो अपने उस इंडस्ट्री का वो महत्वपूर्ण क्या उसने किया, योगदान जो दिया है, वो उधर आके हमारे मेंबर्स को बताते हैं। प्रदीप साहब, मुझे बताइए कि इतने सालों से आपकी ये संस्था कार्यरत है, तो हमारी कहने की ये कोशिश है कि ये जो मटेरियल्स है उसका उद्योग क्षेत्र में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है कि आज की रोजमर्रा की जिंदगी में ये मटेरियल्स का एक अलग रूप में हमें के दर्शन कैसे हो सकता है, इसके कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं? बहुत उदाहरण दे सकता हूं। एक जैसे टूथब्रश है, टूथब्रश हम सब इस्तेमाल करते हैं, वो प्लास्टिक का होता है। अब हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है,
तो उसको वो हजारों साल तक वो प्लास्टिक और वो टूथब्रश पड़ा रहेगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। अगर हम उसी टूथब्रश की डंडी बैम्बू से बना लें, और जो ब्रिसल्स हैं उसके जो प्लास्टिक के हैं वो कोई ऐसी पदार्थ से बनाए जो बायोडिग्रेडेबल हो, तो एक संसार की बहुत बड़ी समस्या दूर हो सकती है। जी। आज एक कार्बन इमिशन है, क्या हम ऐसे आविष्कार कर सकते हैं, ऐसे प्रोसेस डेवलप कर सकते हैं कि कार्बन इमिशन कम हो? तो प्रोसेस टेक्नोलॉजीज में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये सारे विषयों पे ये संस्था चर्चा करती है। बराबर। जैसे कि आपने टूथब्रश का उदाहरण दिया, किसी कार का भी बहुत ही बढ़िया उदाहरण आपने दिया, तो वैसे और कोई उदाहरण आपके नजर के सामने है क्या? मैं इसलिए पूछ रहा हूं जानबूझकर, क्योंकि अपने जो दर्शक है वो अच्छी तरह से उसे समझ पाए, क्योंकि विषय बहुत गहन है वैसे देखा जाए तो। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक पॉलीमर का डेवलपमेंट किया है। उस पॉलीमर को, वो केमिकल है, उसको अगर हम एग्रीकल्चर में यूज करें, आपके कई दर्शक फार्म से संबंधित हो, अगर उसमें इस्तेमाल करते हैं तो वो सब्जी अच्छी बनती है, और ये पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल है, ये केमिकल नहीं है। तो जो हमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना है, उसके बदले अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो उससे अच्छी सब्जी उगाई जा सकती है। तो इस विषय में भी कई सारे आविष्कार हो रहे हैं देश में, जिसका इस कॉन्फ्रेंस से लोगों को सामने आएगा। बराबर है। इंद्र प्रकाश जी, इतने सालों से इस एग्जीबिशन के आयोजन में आप वहां से जुड़े हुए हैं, हर 2 साल के बाद जो नया एग्जीबिशन होता है उसमें क्या नया करने की कोशिश आप करते आए हैं? मैं तो 1-2 चीजें जो है ना, जो प्रदीप जी ने कही हैं अभी, जैसे हमने रेलवे से बात किया, कोचेज जो हैं नॉर्मली जो हैं स्टील की बनती थी, और अंदर भी जो कंपोनेंट हैं वो बनते थे, और वो उन्होंने जो है ना एल्यूमिनियम मटेरियल यूज करके, ताकि वेट जो है ना काफी कम हो और एनर्जी यूज कम हो, इस तरह करके है ना कई चीजें हैं। और टेफकॉन तो एक ऐसा प्रोफेशनल ग्रुप है, 30 साल से कई एग्जीबिशन का प्रदर्शनी करता है, माइनिंग में करता है, प्रिंटिंग में करता है, पैकेजिंग में करता है, मटेरियल्स में, फाउंड्री में, और एमईटी एंड हीट ट्रीट में करते हैं। हमारी जो प्रोफेशनल जो नॉलेज है वो हम है ना एसोसिएशन के साथ मिलके जो है एक है ना ट्रूली ए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म बन जाता है। तो उसका जो है जैसे इसमें जो है ऑलमोस्ट जो है अगर मुंबई में हो रहा है तो हमारी सब जो विजिटर्स जो हैं पूरे इंडिया से या बाहर से, उनको इनविटेशन गया हुआ है कि आप आइए, विजिट करिए, और ये 300 स्टॉल लगे हैं, और इट इज ए ट्रूली ए नॉलेज शेयरिंग, और नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रही हैं, उसको आप देखिए, और आप क्या कर सकते हैं और आप क्या और चाहिए है, आपकी है ना यहाँ पे है ना सोल्यूशन निकल सकता है। जी। प्रेम अरोड़ा जी, किस तरह के विजिटर्स इस एग्जीबिशन को दे आर गोइंग टू विजिट? ज्यादा करके तो सब इंडस्ट्री से लोग आते हैं। ऑटो इंडस्ट्री हो गया, आपका एरोनॉटिकल इंडस्ट्री हो गई, आपके रेलवे से आएंगे लोग। और इस बार हम लोग ने एक नया किया है कि हम जस्ट प्रमोट करने के लिए मटेरियल सायन्स को आम्ही इकडे एक मटेरियल्स कॅम्प म्हणून केलेला आहे। ते आम्ही 11वी आणि 12वीच्या मुलांना इकडे घेऊन येतो आणि त्यांना नवीन नवीन जे आहेत, इंडक्शन मेल्टिंग कशी होते, इंडक्शनचे हीटिंग कशी होते, ते स्मार्ट मटेरियल म्हणजे काय, म्हणजे तुम्ही मटेरियलला हात लावला तर ते फुलांसारखा मुरझावून जातो आणि सोडलं तर ते परत उघडा होतो। ते त्यांना एक्साइटमेंट करायला झाड असतं तसं ते मटेरियलमध्ये कसं केलेलं आहे ते त्यांना दाखवायचं आहे। आणि आता ते 3D प्रिंटिंग म्हणून नवीन आलेलं आहे, तर ते त्यांना दाखवायचं की 3D प्रिंटिंग तुम्ही नवीन नवीन मटेरियल कशा तुम्ही इमिजिएट ते बघितल्यावर कसं त्याला बनवू शकता। आता आमच्या मीडिया क्षेत्राशी संबंधित काही नवीन गोष्टी घडतायत काय मटेरियलच्या संपूर्ण याच्यामध्ये? मटेरियल्समध्ये, इन्फॉर्मेशनमध्ये जे आम्ही केलं, जसं आपल्याला आयपॉड आम्ही यूज करतो मीडियामध्ये, ते आयपॉड होतो किंवा तुमचे कॅमेराचे मटेरियल्स वगैरे आहेत, ते आम्ही बघताय की अगोदर ते मोठे मोठे होते, आता एकदम बारीक झालेत। हे पण एएसएम हेडक्वार्टर्सनी जेव्हा ऍपलला आयपॉड काय आहे, ते मटेरियल काय उपयोग करायला पाहिजे, ते आमच्याकडे गेले होते एएसएम मध्ये, आणि त्यांना सांगितलं हे मटेरियल यूज करा, आणि आता जे आपण वापरतोय तेच मटेरियल वापरतोय।
आणि ते आता ते त्यांच्या म्हणजे तुमच्या एएसएमच्या सल्ल्यानुसार त्यांनी त्याप्रमाणे त्यांनी आयोजित टेक्नॉलॉजीमध्ये बदल घडवून आणला बरोबर आणि त्याप्रमाणे त्याचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न केला. प्रदीपजी, तुम्हाला याविषयी काय सांगायचं काय आणखी? जैसा इन्होंने कहा कि जो गोरिल्ला ग्लास है, जो एप्पल के फोन में या जितने भी आजकल फोन बनते हैं, वो गोरिल्ला ग्लास एक नया आविष्कार है. नहीं तो ग्लास अगर होता रेगुलर तो वो गिरते से टूट जाता. तो ये नई डेवलपमेंट है. इसी तरह से ऐसी बहुत सारी और डेवलपमेंट्स हैं. तो जैसे हम कहते हैं कि अगर हमें स्टील के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हम गूगल करते हैं. तो अगर आप स्टेनलेस स्टील डालेंगे गूगल में तो आपको 50 लाख साइट मिलेंगी. स्टेनलेस स्टील साधारण पदार्थ है. पर अगर आप हमारी जो वेबसाइट है, एएसएम इंटरनेशनल की जो वेबसाइट है, अगर आप उसके ऊपर जाके स्टेनलेस स्टील डालेंगे आपको शायद 100 साइट्स मिलेंगी. पर वो 100 साइट्स जो हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड साइट्स, प्रिसाइज होंगी बिल्कुल, कि उसके सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी है. तो 5-10 साल पहले जब मैं एएसएम में इंटरनेशनल में ट्रस्टी था तब $14 मिलियन खर्च के एएसएम ने अपनी वेबसाइट बनाई. क्या बात है. तो उसमें तो हम इसको कहते हैं कि एएसएम वेबसाइट इज द गूगल ऑफ मटेरियल साइंस. वाह वाह वाह. सो ये हमारी डेवलपमेंट, ये उपलब्धि एएसएम की है जो समाज को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, रिसर्चर्स को, एकेडमिशियंस को, इन सबको इस्तेमाल करने की आवश्यकता है. तो वही हम चाहते हैं कि इस माध्यम से हम लोगों तक पहुंचे कि एएसएम का आप हिस्सा बनिए, आपको इतनी जानकारी मिलेगी मटेरियल्स के बारे में, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता. ये यहां पर सिर्फ जनरल विजिटर्स रहेंगे या कि ओनली स्पेशल विजिटर्स? जनरल विजिटर्स भी रहेंगे, टेक्नोलॉजिस्ट रहेंगे, स्टूडेंट्स रहेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट रहेंगे. तो हर एक को उत्सुकता है कि नया क्या है डेवलप. बराबर है. तो उसके लिए वो आएंगे. जी. जनरल विजिटर में कहना चाहूंगा कि वो उनकी है ना टेक्निकल नॉलेज रहेगी या परचेजिंग वाले रहेंगे या रिसर्च वाले रहेंगे. इस तरह करके ओवरऑल डिफरेंट वैरायटी ऑफ विजिटर्स विल बी. करेक्ट. और ये है कि ये एक तो 2 साल बाद होता है और सबको उत्सुकता है कि हाँ भी देखा जाए कि क्या हो रहा है, क्या नया मटेरियल क्या है, किस तरह से. यही हम सबको जो है ना पूरी इंडिया वालों को कहेंगे कि हाँ भी वो आए और देखें. प्रदीप जी, आप कोई आखिरी बात? मैं ये कहना चाहता था कि इस प्रदर्शनी में हम ये दिखाने वाले हैं कि एक माइक्रोवेव फर्नेस, जो आप माइक्रोवेव ओवन घर में यूज करते हैं, उसमें आप खाना गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं. कभी आपने सोचा कि इस माइक्रोवेव फर्नेस के अंदर आप लोहा गला सकेंगे? जो पदार्थ निकलता है जमीन से, आयरन ओर निकलती है, उसको आप माइक्रोवेव फर्नेस, जो रसोई की माइक्रोवेव फर्नेस है, उसमें आप गला सकते हैं. वो दिखाया गया है और यहां दिखाया जाएगा कि 5 मिनट के अंदर रूम टेम्परेचर से 1250-1300 डिग्री पर उसको ले जाके और लोहा गलाया जा सकता है. क्या बात है. तेव्हा दर्शक हो, तुम्हाला या 3 मान्यवरांना भेटून कळलंच असेल की इमर्जिंग मटेरियल्स अँड टेक्नॉलॉजीज फॉर डिफेन्स अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड ॲडव्हान्स हीट प्रोसेसिंग या विषयावरचं ही एक्झिबिशन आणि चर्चासत्र येत्या 12 ते 14 ऑक्टोबरला सिडकोच्या एक्झिबिशन सेंटरमध्ये, नवी मुंबईतल्या एक्झिबिशन आणि कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये होत आहे. तेव्हा आपल्यापैकी ज्यांना हे पाहण्याची उत्सुकता असेल त्यांनी ते पाहावं आणि त्यांना ते जमलं नाही तर या अनुषंगानं आपण माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करावा. वृत्तपत्रातून याविषयीची माहिती मिळेल आणि आत्ताच प्रदीप गोयल यांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांच्या वेबसाईटवर देखील आपण जाऊ शकता. आपण या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं इथं मुंबई दूरदर्शनच्या स्टुडिओमध्ये आलात आणि ही माहिती दिलीत त्याबद्दल आपले मनोमन आभार आणि आपल्याला धन्यवाद. थँक्यू.